आपने कोई ऐसा युद्ध देखा है जहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं या जो लड़ रहे हैं कोई एक पक्ष, उसने एक जगह बॉम्ब प्लांट किया हो और 8 महीने इंतजार किया हो दुश्मन का? आपने कभी इस तरह का मंजर देखा है? देखिए, एक वीडियो कल देर रात 9 अगस्त की देर रात को आया जब मैं प्रसारण कर चुका था, और ये वीडियो है 26 जुलाई 2024 का। 26 जुलाई 2024 का ये गाजा का ही वीडियो है। और इसमें देखिए जो अल-बारा एम्बुश, अल-बारा बिन अजीब मॉस्क 8th स्ट्रीट, इसका ये वीडियो है। और ये वीडियो 26 जुलाई 2024 को जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक ऑपरेशन इस इलाके में अल-बारा बिन अजीब मॉस्क पे किया था, इसको अल-बारा एम्बुश कहते हैं। वो अपने आप में बड़ा अद्भुत वो एम्बुश है, क्योंकि उसमें 2-3 तरीके से अलग अलग एक्सप्लोजिव्स भी यूज किए गए, माइंस भी डिटोनेट किए गए, और उसमें आरपीजी शेल्स भी वहां पर दागे गए, मशीन गनों से भी गोलियां चली, ये सारी चीजें हुई। लेकिन शुरुआत इसकी दिसंबर 2023 में हुई। जी हाँ साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम देखिए आपके पास आज बड़ी बड़ी खबरें लाए हैं, और उसमें देखिए सबसे जो एक तो इजराइल ने अल तैबीन एक स्कूल है वहां पर जहां डिस्प्लेस गाजा के लोग रह रहे हैं, वहां पर बमबारी की। 100 से ऊपर सिविलियन मारे गए, आज भी बदस्तूर जारी। और उसके बारे में अब तो खुल के वहां के मतलब कुछ बच्चियों ने वहां की कुछ डॉक्टर्स ने इस तरीके के वहां पर ऐलान कर दिए हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर फिलिस्तीनी सिविलियन भी, बच्चा भी, वो अब देखिए हथियार उठा लेगा। वो बिल्कुल क्लियर है, वो उसमें कोई, क्योंकि इस तरीके से नरसंहार चलता रहे और जिसमें पूरी दुनिया देखती रहे और कुछ करे ना, और जबकि मतलब हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो अपने को लिबरल वैल्यूज का और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स का बहुत बड़ा किंग मानती है, जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, नेटो हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये अरब देश हो गए। आज खुलेआम फिलिस्तीनी नागरिकों ने अरब देशों का उपहास उड़ाया और उनसे कहा कि तुम लोग, हम लोग, हमारी मौत जब हो जाएगी सबकी, जब मतलब एक मास ग्रेव में गाजा तब्दील हो जाएगा, तभी तुम खुश होगे। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग इसको, जो हमारा रेजिस्टेंस कह रहा है कि गाजा इजरायली सोल्जर्स की कब्रगाह बनेगी, और जैसा यहिया सिनवार ने कह दिया है कि हम सीधे नेतन्याहू का भी गला पकड़ सकते हैं, और जो कल के वीडियो का थंबनेल था, वो पूरी स्थिति जो है वो गाजा के लोगों ने आज अल तैबीन जो मस्जिद है उसमें जो 100 से ऊपर लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, गाजा के सिविलियंस, डिस्प्लेस लोगों के, उसमें आप मतलब ये इजराइल फायरिंग कर रहा है। और ये देखिए वैसी घटना है जैसे अक्टूबर 2023 में अल ममदानी की घटना हुई थी, और उसके बाद जुलाई 2024 में यहाँ पर जो अल मवासी की घटना हुई थी, उसी तरीके से अल तैबीन की घटना आज हुई है। अच्छा, अब मैं देखिए उस पर सबसे पहले आता हूँ जो मैंने जिस बात से ये वीडियो शुरू किया था, और वो अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको अपील मैं करना चाहूँगा कि एक तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, इसको अंत तक देखिएगा। ये आप लोग लगातार इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये आपका समर्थन मुझे मिल रहा है, और लगातार इसके मतलब इसमें और बढ़ोतरी होती जा रही है सब्सक्राइबर्स में, सब में। तो उसको प्लीज़ जारी रखिएगा, और जितनी देर हो सके, अगर 20-25 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो है तो उसको जितनी देर आप हो सके इसको देखिएगा, एक कमिटमेंट के साथ। अब ये देखिए जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, मैंने शायद शुरू में अक्टूबर 2023 का था, नहीं, दिसंबर 2023। अब ये जो इलाका है, ये जो मैं इलाका है अल-बारा बिन अजीब मॉस्क, ये तल अल हवा जो सेंट्रल और साउथ गाजा के बीच में जगह है, वहां पर है ये। और यहां पर दिसंबर 2023 में, मतलब इसका वीडियो आया, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से वो
वो ज़्यादा दिलचस्प है। वीडियो में वो चीज़ लिखी आती है, वो आदमी मतलब लोग अपना बिछा रहे हैं, वो जो ये दास्तान, मैं एक दास्तान की तरह आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। उसमें आप देखिए, जो दिसंबर 2023 में सबसे पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने वहां पर माइंस लगानी शुरू की, पूरा आपको मतलब तार वहां बिछाने शुरू किए इसी जगह पे दिसंबर 2023 में। उनको कैसे पता था कि अभी अगस्त, ये मतलब 26 जुलाई को जो घटना हुई, 26 जुलाई को इसी जगह इजरायली फोर्सेस, टैंक्स और एक बड़ी फोर्स आएगी? कैसे पता था? इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब यह है कि और भी जगह हैं जिन इस तरह से माइंड है, और भी बहुत सारी जगह हैं जिनमें इस तरीके से पूरा जाल बिछा रखा है बमों का, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस। दिसंबर में उन्होंने माइन जो है वो बिछाई, और 8 महीने से ज्यादा वो जो फिलिस्तीनी फाइटर्स थे जिनको वो टास्क असाइन था वो वहीं रहे। 8 महीना वहां से हिले नहीं, ये नहीं कि दूसरी जगह फाइट करके आया फिर यहीं आ गए, नहीं। आप डिसिप्लिन देखिए, 8 महीने वो उसी जगह रहे, माइंस लगा के चुपचाप। चारों तरफ बमबारी हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, वो वहीं रहे। और उसके बाद 26 जुलाई को जब उन्होंने देखा कि एक फोर्स आ रही है जिसमें मरकवा टैंक्स भी हैं, जिसमें वो भी है पर्सनल कैरियर्स भी हैं, जिसमें इन्फेंट्री फोर्स भी पीछे पीछे चल रही है, तो उन लोगों ने फिर अपना ऑपरेशन शुरू किया। और वहां पर जो ये जगह है, ये जो मस्जिद की जगह है तल अल हवा में, ये जो अल बारा बिन अजीब मॉस्क है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी आईडीएफ ने बना लिया था। और आईडीएफ को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, सब कुछ हो गया। आईडीएफ ने कमांड और कंट्रोल ये सेंटर बना लिया, उसके बाद उसकी फोर्सेज आ रही हैं, और फिर सबसे पहले 26 जुलाई को सबसे पहले एक आरपीजी शेल एकदम से चलता है, और उससे वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा उसमें लगता है वो तबाह हो जाता है। अब ये वार्निंग थी, ये अब जैसे ही ये होता है वैसे ही जो इजरायली फोर्सेज हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर जो रास्ता जाता है उस तरफ बढ़ जाती है। तो ये एक तरीके से जो कमांड और कंट्रोल सेंटर पे जो हमला किया था, ये हमला भी था और एक उनको लुभाने का भी एक तरीका था। तो वहां पर बम चलता है तो जो बाकी फोर्सेज हैं इजराइल की, वो उस रास्ते बढ़ चलती है जिस रास्ते कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होता है कि जो फोर्सेज आगे बढ़ती हैं, और जब फोर्सेज आगे बढ़ने लगती हैं तो वो कवर फायर करती हैं। आईडीएफ की फोर्सेज वो कवर फायर करती हैं देखने के लिए कि किसने चलाया, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए वो कवर फायर कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि आगे से कोई फायर करेगा, उनको क्या लग रहा है कि भाई आरपीजी शेल चला है, उससे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तहस नहस हुआ। अब दिमाग देखिए हमास का, कि उससे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तहस नहस हुआ है, तो वो उन्होंने आगे गोली चलाई कि भाई आगे कोई फाइटर्स हैं, उन्होंने सीधे गोली चलाई। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब जो आगे आगे बुलडोजर चल रहा था, अच्छा इजरायलियों को नहीं पता कि ये जो पूरा हम जो जिस रास्ते चल रहे हैं ये अंदर से, ये तो 8 महीने से माइंड है, इसके अंदर बम है। तो जो सबसे आगे जो देखिए बुलडोजर चल रहा था, वो अल बारा जंक्शन पे पहुंचता है, अल फारूक टावर के नीचे। जैसे ही अल बारा जंक्शन अल फारूक टावर के नीचे वो पहुंचता है, एक शुआत एक्सप्लोजिव डिटोनेट हो जाता है। शुआत एक्सप्लोजिव नीचे से जमीन के अंदर से डिटोनेट होता है और हाय तौबा मच जाती है। उसके बाद एक सदमिया एक्सप्लोजिव, दूसरा एक्सप्लोजिव डेटोनेट होता है। और उसके बाद जो, क्योंकि इस बुलडोजर के पीछे एक मरकवा टैंक था, मरकवा टैंक के पीछे इन्फेंट्री थी, एक सोल्जर्स की, करीब 30-40 सोल्जर्स की। तो शुआत एक्सप्लोजिव से ये बुलडोजर हर्ट होता है, मतलब बुलडोजर पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो उसके पीछे एक जो दूसरा ब्लास्ट होता है सदमिया एक्सप्लोजिव से, उसमें जो टैंक और बुलडोजर के बीच में कुछ सोल्जर्स वहां भी थे, वो मारे जाते हैं। टैंक को नहीं मारते हैं अभी, नहीं, टैंक के पीछे जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनको फिर आरपीजी शेल से मारते हैं।
तो ये आप देखिए कि ये कैसा एक्शन था। एक तो 8 महीने का वेट, दूसरा जो पहले एक आरपीजी शेल से मारा, उसके बाद 2 माइंस डेटोनेट की अंदर, और सोल्जर्स एकदम कंफ्यूज है, नीचे से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहा है, कहां से कौन मार रहा है, कोई दिख रहा। इस पूरी लड़ाई में जो 26 जुलाई को जो ये डबल एम्बुश हुआ इस मस्जिद के पास, अल फारूक टावर, और ये जो मस्जिद है बरबरा में, इसका नाम थोड़ा सा मिस कर जाता, अलबारा जो ये जंक्शन पे जो पूरा ये कांड हुआ है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा, आईडीएफ को कोई नहीं दिखाई पड़ा। अब बताइए कहां से, जब वो आरपीजी शेल दूर से मार रहे हैं, नीचे से डेटोनेशन हो रहा है, कभी कोई सोच सकता है? मैंने तो ये इतने किस्से सुने, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सारी चीजें मैंने पढ़ डाली हैं, और मैंने तो लिखा भी है, 1857 पे लिखा है सब कुछ। वियतनाम वॉर देखी, अभी आधुनिक से आधुनिक वॉर, भाई लास्ट वॉर क्या अफगानिस्तान वॉर थी। मैंने कहीं ऐसी घटना नहीं सुनी कि अफगानी जो रेबल्स थे, जो तालिबान की फोर्सेस थी, उन्होंने माइंस ऐसे लगा के 8 महीना वेट किया हो, या अभी जैसे क्या कह, ये रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, इसमें भी इस तरह की कोई चीज हमने नहीं देखी। तो ये जो देखिए हो रहा है, ये कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है, ये कुछ मतलब ये ऐसी चीज नहीं हो रही जिससे दुनिया बदल रही है, चाहे दुनिया को समझ में आए चाहे ना आए। दुनिया तो देखिए क्या है, दुनिया उसके हिसाब से चलती है, जनता के हिसाब से तो चलती नहीं। दुनिया चलती है जो ऊपर के एलिट्स हैं, मीडिया है, और ये लोग बड़े लेजी और बड़े बेकार टाइप के होते हैं। इनको तो यही नहीं समझ में आया था कि रूस में 1917 में क्रांति हो जाएगी, या फ्रांस में 1789 में क्रांति हो जाएगी। इनको नहीं समझ में आता था। इनको यही नहीं समझ में आया कि हिटलर जो है वो हार भी जाएगा और रशिया ही उसको हराएगा, ये कम्युनिस्ट रशिया ही उसको हराएगा। ये इनको समझ में नहीं आता। तो अभी देख, या फिर वियतनाम जो है अमेरिका को हरा देगा, ये इनको समझ में नहीं आ सकता। तो अभी भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस बार बार कह रहा है कि हम एक महाकाव्य लिख रहे हैं रेजिस्टेंस का, हम युद्ध का एक महाभारत लिख रहे हैं, तो वो महाभारत ये भाई, ये है महाभारत। कि इतने लंबे लंबे समय तक, जैसे महाभारत में हमने सुनी है कहानियां, लंबे समय तक लोगों ने कस्में ले रखी हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सालों साल बीत जाते हैं, एक ही तरह का वो चल रहा है, दोनों पक्ष की लड़ाई है। यहाँ देखिए 8 महीने इस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस वेट किया। 12 मिनट गुजर चुके हैं इस वीडियो में, मैं यही सी बात कर रहा हूँ। क्यों ना करूँ मैं, आप बताइए क्यों ना करूँ? इतनी जबरदस्त बात पे मैं क्यों ना करूँ? और आप लोग भी इसका मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने पहले भी गुजारिश की वीडियोस में, लेकिन ये खास वीडियो है क्योंकि इसमें देखिए फिलिस्तीनी लड़ाकों का जो वैलर है, जो बहादुरी है, वो नए स्तर पे पहुंच गई। अब आप देखिए एक ये जो बाकी घटनाएं हुई आज के दिन, वो तो मैंने बताया आपको कि अल ताइबीन जो स्कूल में एक बमबारी की इजराइल ने, 100 गाजा के जो सिविलियन 100 के ऊपर मारे गए। पूरी सब जगह से बड़ा कंडेमनेशन हुआ। दुनिया के कई एनजीओज ने भी, सिविल राइट्स ग्रुप में भी, जो अभी तक चुप थे, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस ने आज यबना कैंप साउथ ऑफ राफा सिटी में 60 मिलीमीटर मोर्टार शेल से बमबारी की। वहाँ एक आईडीएफ पेट्रोल जा रही थी, उसके 2 सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए जो अल ताइबीन जो मसाकर हुआ, उस पर बयान आया डिप्टी हेड ऑफ हमास इन गाजा, खलील अल हैया, जो डिप्टी हेड है सिनवार के अंडर, तो उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अभी देखिए अगस्त में ही हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटनाएं अमेरिका ने की थी जापान के खिलाफ, उसके बाद 1945 में, और अभी देखिए अगस्त में ही इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। और ये एक संदेश इजराइल देना चाहता है कि उसके इंटेंशन क्या है। और ये अरब नेशंस हैं, अरब लीग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब लोग जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं, और इनको इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन में आना चाहिए। और नहीं एक्शन में आएंगे तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो जीतने के बाद इनको जो हमारा रिस्पॉन्स इनके प्रति रहेगा वो इनको याद आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया कि जो आज इजराइल ने बम छोड़े, ये फज्र की नमाज के समय छोड़े। फज्र की नमाज चल रही थी और उसमें उस अल ताइबीन स्कूल कंपाउंड में छात्र नहीं थे केवल, उसमें डिस्प्लेस्ड ये गाजा के लोग थे, उनके ऊपर बमबारी की गई।
उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में बलाता में आज फिर लड़ाई हुई और दो इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स उनको उड़ाया गया बलाता में। उसके बाद देखिए तरवैया, एक जो तेरवैया जो एक्सेस है बलाता में, वहां पर एक जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें करीब 3 से 4 घंटे एक रेजिस्टेंस फोर्स 5 योद्धाओं के और उधर 11 इजरायली, उन दोनों के बीच पूरी 3 घंटा जबरदस्त गोलीबारी चली। कोई एक अंश पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसी बीच जो है एक फिलिस्तीनी, एक 15-16 साल का लड़का वो दौड़ते हुए आया, उसने एक हथगोला फेंका, वो हथगोला एकदम बीच में गिरा। 3 घंटे गोली चली, कोई मतलब दोनों तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जब वो उस लड़के ने गए, बच्चे ने, 15-16 साल के वहाँ पर फाइटर्स होते हैं, उसने उसको आईडीएफ समझ में नहीं आया आईडीएफ को कि ये क्या हो रहा है, उसने हथगोला फेंका। उसके बाद आईडीएफ फोर्स को क्षति हुई, वहाँ से वो उसको रिट्रीट करना पड़ा, हार गई। उसके बाद तुलकरेम में देखिए अबू साफिया जगह है जहाँ पर गोलीबारी हुई और एक इजरायली सेटलमेंट पे ज़बरदस्त गोलियों की मार हुई। और उसके बाद देखिए कल मैंने बताया था जेनिन में 3 इजरायली सेटलमेंट्स पर गोली चली थी, कई सेटलर्स घायल थे और उसमें आज 2 और सेटलर्स की मौत हो गई है। और ये जो देखिए जो पूरी ये जो अबू सफैया जो एक्सेस है, इस पे जो तुलकरेम ने ये यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं और आईडीएफ चेक पॉइंट्स हैं, इन पे ज़बरदस्त गोली चली। उसके बाद देखिए एक तुलकरेम में ही एक अबू अल रुब मॉस्क है, अल रुब, वो जो गाजा वाली थी वो अलग, ये अबू अल रुब मॉस्क है, इसका भी एक एक्सेस है। तो इस एक्सेस पे भी लगातार जो 2 मिलिट्री जीप्स, इजरायली मिलिट्री जीप्स ये आ रही थी और इनको उड़ा दिया गया। और इनको उड़ाने के बाद जो स्टेटमेंट इशू किया हमास ने, वो बहुत तेजी से आ रही थी और वो ये भी नहीं देख रही थी कि मतलब जो फाइटर्स हैं वो, क्योंकि वेस्ट बैंक है, गाजा तो है नहीं, लेकिन हो सकता है ये फोर्सेस गाजा में ही लड़ी हों, उनको गाजा के ही टेरेन समझ रही हों, लेकिन वेस्ट बैंक की टेरेन दूसरी है, वहाँ झाड़ियाँ भी हैं, वहाँ इस तरह की, तो वहाँ पर ये फाइटर्स छुपे थे और बड़ी तेजी में आ रही। तो जब उनको उड़ा दिया उसके बाद वहाँ पर और स्टेटमेंट भी आया वो, और उसके बाद वहाँ का जो फिलिस्तीनी फाइटर उसने मशीन गन से गोली चलाई, जो पूरा, क्योंकि जीपें उड़ चुकी थी, जो लोग थे वो खत्म, तो उसने चलाया। उसने कहा कि इफ यू एडवांस टू फास्ट नो दैट देयर इज एन एम्बुश, तुम बहुत तेज चलोगे तो समझ लो तुम्हारे आगे घात है। इफ यू एडवांस टू फास्ट नो दैट देयर इज एन एम्बुश, सो एडवांस, तो आगे बढ़ो और हम तुम्हें मर्दों की ताकत दिखाते हैं, मर्दों की ताकत तुम्हें हम दिखाते हैं। ये देखिए ये उसने कहा वहीं पर गोली चला के। इसमें इजरायली सोल्जर्स जिंदा भी थे और उनको ये पूरा मैसेज इजराइल को दिया। उसके बाद देखिए तुलकरेम में ही अबनई हिफिट्स जो सेटलमेंट है, इसमें भी आज बड़ी ज़बरदस्त फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस है वेस्ट बैंक का, जो तुलकरेम ब्रिगेड है, इतने तुलकरेम ब्रिगेड के लोग शहीद हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जो हमले तुलकरेम ब्रिगेड करता रहा है वो कहीं उसने छोड़ा नहीं, लगातार वो हमले पे हमले किए जा रहा है। और आज जो एवनाई हिफिट्स जो सेटलमेंट है, इसमें भी कई इस तरह से जो सेटलर्स हैं वो घायल हुए। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला ने खिरबित मैनोट, एक नॉर्दर्न इराक में जगह है, वहाँ पर एक आयरन डोम है, उस आयरन डोम को सीधे मारा और वो आयरन डोम को जब मारा तो उस आयरन डोम ने आग पकड़ ली और जो सेटलर्स वहाँ पर थे उनके कैमरे उन्होंने रिकॉर्ड किया और उन्होंने ही लीक किया पूरा फुटेज। ये देखिए खास बात। उसके बाद आप ये देखिए कि जो अमेरिका के जो बेसेस हैं सीरिया में, मैंने कहा था अरब वहाँ रेबेलियन हुआ है, वो पूरा बदस्तूर जारी है। अमेरिका के एक कम से कम अल ओमार ऑयल फील्ड का एक बड़ा हिस्सा उन अरब ट्राइब्स ने कब्जा कर लिया है, जो सीरियन गवर्नमेंट के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ। अब इधर जो हसाका, जो खरब अल जिर बेस है हसाका में, यूएसए का, अमेरिका का, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में, वहाँ पर ड्रोन से हमला हुआ। ये बहुत दिनों बाद हसाका का
करीब 4 महीने पहले आखिरी हमला हुआ था। उसके बाद देखिए एक और यूएस मिलिट्री बेस है सीरिया और इराकी बॉर्डर पे, अबू हुजैरा, दोनों पे हमला हुआ। तो खरब अलजीर बेस हसाका में, उस पे हमला हुआ, और अबू हुजैरा जो दूसरा अमेरिकन बेस है इराक सीरिया बॉर्डर पे, उस पे हमला हुआ। फिर देखिए हिजबुल्लाह ने का जो अपना एक टारगेटेड रोज वो करता है, उसने किया, मेतुल्ला पे स्ट्राइक की। फिर 769 ब्रिगेड जो आईडीएफ की है, उसका जो हेडक्वार्टर किरियत शिमोना में अभी भी बना हुआ है, वहाँ पर कत्यूशा रॉकेट छोड़े। उसके बाद देखिए एक लीमन जगह है जहाँ पर कोस्टल बटालियन इजराइल की आईडीएफ की है, वहाँ पर हमला किया। उसके बाद देखिए किरियत शिमोना पे फिर से हमला किया, क्योंकि क्योंकि इजराइल रोज बमबारी कर रहा है लेबनान की, तो उसके जवाब में वो लगातार हिजबुल्लाह मार रहा है, उसके जवाब में भी मार रहा है, उससे इंडिपेंडेंट भी मार रहा है। जैसे कल मारा था मिसगाव आम पे, आज भी इस तरह से पुराने ये बैरिक्स पे, लेकिन जो तुरंत की तुरंत कार्रवाई है वो उसका एक दूसरा असर जाता है। उसके बाद देखिए मनारा सेटलमेंट में भी इसी तरह से मारा, फिर कफ शुबा हिल्स पे मारा, फिर मनारा पे दोबारा मारा, फिर दोवेव पे मारा। इस तरीके से लगातार पूरा एक हिजबुल्लाह ने अपना, और उसके वीडियोस भी आए, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक अपना ऑफेंसिव जारी रखा। मतलब ऑफेंसिव जो है, जो एग्रेशन है, वो हिजबुल्लाह के इस समय पास है। मतलब द एडवांटेज ऑफ बीइंग द एग्रेसर इज विथ हिजबुल्लाह, इट इज नॉट विथ इजराइल। इजराइल इसमें डिफेंसिव पोजीशन पे है। इजराइल इस समय सब जगह डिफेंसिव पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि लेबनान, यमन, और ये वॉर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप दुश्मन को लगातार बहुत दिनों तक डिफेंसिव पोजीशन में रखेंगे। और ईरान का उधर से जो थ्रेट, लगातार रोज खबरें आ रही हैं, रोज बयान आ रहे हैं, आज भी कितनी सारी चीजें आएंगी कि ये जो होगा बहुत खतरनाक होगा। और आज भी इजरायली लोगों का पलायन जारी। आज तो कुछ इजरायली पकड़े गए, इजिप्ट भाग रहे थे। इजिप्ट में वहां मॉब लिंचिंग हो जाती उनकी। इजिप्ट में आप सोचिए, इजिप्ट भाग रहे थे, वहां से फिर इजिप्शियन पुलिस ने पकड़ के उनको वापस इजराइल भेजा। अब आप सोचिए ये स्थिति हो गई। अच्छा, फिर आप देखिए कि जो एक डिटेल्ड एनालिसिस जो आई, वो जो डिटेल्ड एनालिसिस खास तौर पे यमन की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अभी की पूरी सिचुएशन है वो क्या है। मतलब जो पूरी वॉर सिचुएशन है पूरा इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में, और उसमें यूरोप का भी एक हिस्सा इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, क्योंकि साइप्रस वगैरह जो है उनको वो इजराइल, वहाँ ब्रिटिश बेसिस हैं, और साइप्रस से भी वो मतलब ईरान की तरफ अगर मतलब जैसे ईरान हमला करेगा तो ईरान की तरफ वो साइप्रस को भी यूज कर सकते हैं। तो वो उन सारे पहलुओं को कंसिडरेशन में लेते हुए जो यमन की तरफ से एनालिसिस आई वो यही आई है कि साइप्रस, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, ये सारी जगह इस समय पूरे सतर्कता पे हैं। हर जगह ये युद्ध की चपेट में कभी भी आ सकती हैं। अमेरिका ने देखिए जो यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट के, एक और जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन भेजा था एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें हवाई जहाज भी चल सकते हैं, उसके अलावा एक और भेजा है यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, ये भी भेज दिया है। और F-22 एयरक्राफ्ट जो कि F-35 के बराबर है, कुछ उसमें उनमें एडिशनल क्वालिटीज भी हैं। F-22 एयरक्राफ्ट जो है वो कतार पहुंच रही है। कतार में अमेरिकन बेसिस वहां पर F-22 एयरक्राफ्ट अमेरिका की पहुंच रही है। उसके बाद साइप्रस देखिए बड़ा स्ट्रैटेजिक इजराइल के लिए एक पूरा एक वो है, एक जगह, और उसका फोर्स मिलिटराइजेशन। साइप्रस में जो सरकार है, अच्छा वो सरकार ऐसी नाम की है, वहाँ एक कम्युनिस्ट मूवमेंट भी है, साइप्रस कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, तो उसको भी लेके उसको भी सप्रेस करने की बात है। लेकिन साइप्रस में इन लोगों ने जगह जगह पूरा साइप्रस को मिलिटराइज कर दिया है, नेटो और इजराइल ने, मतलब अमेरिका, इजराइल और नेटो ने। और इनका जो है कि सीधे मतलब तेल अवीव और साइप्रस के बीच फ्लाइट्स बढ़ गई, मिलिट्री फ्लाइट्स, सिविल नहीं, मिलिट्री फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, हथियार साइप्रस पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्लानिंग है कि अगर ईरान ने कुछ इस तरह की मार की टॉप लीडरशिप पे इजराइल की, तो वो साइप्रस जा सकते हैं। तो इजराइल के अंदर बंकर्स तो हैं, बंकर्स बनाए गए हैं, बंकर्स में वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन भाई वो हमास तो है नहीं ना कि वो टनल्स के अंदर वो सालों साल रहते हुए और
मतलब उस पेशेंस के साथ, या 8 महीना जैसे अभी हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में जो घटना हुई, 8 महीना इंतज़ार किया लड़ाकों ने एम्बुश करने के लिए। तो इजराइल के जो लीडर्स है, इवन उनकी आर्मी का जो टॉप ब्रास है, बंकर्स में वो भी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा। तो साइप्रस में इन लोगों ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बना रखे ऑलरेडी। जैसे शेख हसीना जैसे भागी, उसी वो अगर इनको भागना पड़ा तो ये साइप्रस की तरफ भी भाग सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ब्रिटिश बेसिस साइप्रस में हैं, जो कि उस आइलैंड का 5% हैं, वहाँ भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। जर्मनी ने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगाए हैं, और साइप्रस को एक पूरा एक मिलिट्री बेस एक इजराइल और अमेरिका का और नेटो का अगेंस्ट ईरान, रशिया, चाइना और पूरा जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट एक पूरा बेस बना दिया। उसके बाद देखिए जॉर्डन को भी एक ये ऐसे ही बेस बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन में, क्योंकि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए थे, उनको वहाँ से काफ़ी डांट पड़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। टर्की ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया है, तो वो जॉर्डन फंसा हुआ है। लेकिन जॉर्डन में एक फ्रांस ने अपना एक एयरफोर्स बेस जो पहले से एग्जिस्ट करता था, बीच में थोड़ा सा खाली सा हो गया था, उसको फिर से मिलिटराइज किया, उसमें उसका सैन्यकरण फिर से किया है फ्रांस ने जॉर्डन में। उसके बाद मोरक्को में भी मोरक्को भी, क्योंकि मोरक्को का जो निज़ाम है वो भी इनके साथ है, इजराइल के साथ है, तो उसने भी जो सर्वेलेंस बलून्स हैं, जो स्काई ड्यू जिनको कहा जाता है, जिनको पहले एक बार जो 2006 में लड़ाई हुई थी हिजबुल्ला और हिजबुल्ला और इजराइल की, तो उसमें जो स्काई ड्यू बलून्स इजराइल ने यूज़ किए थे, हिजबुल्ला ने उनको मार गिराया था। लेकिन इस बार फिर से जो वेस्टर्न, क्योंकि मोरक्को वेस्टर्न सहारा में पड़ता है, अफ्रीका में है ना ये, तो वेस्टर्न सहारा की तरफ से इन्होंने मोरक्को को ये डर है, क्योंकि वो भी मदद करता है इजराइल को, तो जब ऑल आउट वॉर शुरू होगी तो यमन और हिजबुल्ला जो है वो सीधे मोरक्को पे भी मार कर सकते हैं। तो इसलिए स्काई ड्यू जो इस तरह के उन्होंने बलून्स हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जो सर्वेलेंस का भी काम करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सैटेलाइट कनेक्शन भी उनमें है ऑलरेडी, ऑल्दो मुझे अभी उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जो ये सिस्टम्स हैं, इनको अपग्रेड किया गया है, जो ये मोरक्को ने अपने स्थापित किया। अब देखिए उसके बाद देखिए कि सारी एयरलाइंस जो हैं तेल अवीव से कैंसिल्ड हैं, और साइप्रस में फिर से एक बात आ गई है कि एक एस्टिया प्लान साइप्रस ने एक्टिवेट किया है। कई क्राइसिस एरियाज बनाए गए हैं, और उसमें जो है पूरा जो है उसमें एक व्यवस्था की गई है कि वही जैसे इजरायली अगर टॉप लीडरशिप आई या बड़ी संख्या में लोग आए तो उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कैसे जाएंगे। अगर वो एयरक्राफ्ट से जाते हैं तो वो रशिया के निशाने पे रहेंगे, ईरान के निशाने पे रहेंगे, नॉर्थ कोरिया कूदता है तो नॉर्थ कोरिया के निशाने पे रहेंगे, चाइना के, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, वहाँ वो पहुँच भी गए तो वहाँ उसको भी पूरा छोटा सा आइलैंड है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब उसके बाद जो चीज़ लेबनान में और जो इराक और सीरिया में जो अरब ट्राइब्स का रिवोल्ट हुआ है, और जिस तरह से उन लोगों ने कुछ ऑयल बेसिस अमेरिका के उनके कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लिया है, वहाँ पर भी जो कुछ बेसिस अभी अमेरिका के पास हैं, जैसे अल्तन, यहाँ पर जो हैं वहाँ अमेरिका ने अपनी कुछ स्पेशल गन्स लगाई हैं, जो सीधे वहाँ पर जो बाकी ऑयल फील्ड्स में जो घुस गए हैं अरब ट्राइब्स, जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उनको सीधे मारा जा सके। वहाँ भी कुछ फील्ड गन्स लगाई हैं, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल नहीं हुई है। उसके बाद देखिए जो सबसे जो बड़ी बात है कि चारों तरफ से एक तूफान आ रहा है, चारों तरफ से तूफान आ रहा है। ये बात अमेरिका को भी पता लग गई है, ये बात इजराइल को भी पता लग गई है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का तूफान बहुत जल्दी अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को इनगल्फ कर लेगा, उसको अपने पूरे के पूरे लपेटे में ले लेगा। और एक देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, वो ये हुई है कि अमेरिका ने एक अंडर वाटर समुद्र के अंदर, ये अमेरिका ने अनाउंस किया बकायदा, समुद्र के अंदर उसने एक बेस बनाया है। अब समुद्र के अंदर बेस बनाने का क्या मतलब है? मेडिटेरेनियन सी की बात मैं कर रहा हूँ, मेडिटेरेनियन सी में समुद्र के अंदर एक बेस बनाया है।
अब मेडिटेरेनियन सी से वो लेबनान पे स्ट्राइक कर सकता है, यमन पे स्ट्राइक कर सकता है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तो स्ट्राइक वहाँ से हो नहीं सकती, क्योंकि वो अगर वो करेंगे तो इसराइल पे ही हो जाएगी। तो वो सीधी बात है कि वो जो सीरिया में जो रशियन बेसेस हैं उनकी तरफ भी अमेरिका बहुत गंभीर है और अमेरिका उसको गंभीरता से ले रहा है। लेकिन एक और दूसरी जो चीज़ है कि इस तरह की अंडरग्राउंड सबमरीन चाइना ने भी भेज दी है, और वो सबमरीन वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उसकी नहीं हुई है, लेकिन वो सबमरीन जो है धीरे धीरे वो दूसरे रास्ते उधर पैसिफिक ओशन से जो एक कनेक्शन है मेडिटेरेनियन सी का, एक है कनेक्शन उसका, वहाँ पर उसको संभवतः डिप्लॉय किया जाएगा। इस तरह की स्थिति पूरी बन रही है। देखिए, विश्व युद्ध की तरफ पूरा मामला बढ़ रहा है, हम चाहें ना चाहें उस तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत एक रीजनल वॉर से होगी मिडिल ईस्ट की, लेकिन वो विश्व युद्ध की तरफ अंतोगत्वा वो बढ़ेगा। और दुनिया देखिए बार बार इसी तरीके से रिन्यू होती है, बार बार डिस्ट्रक्शन। हमारा इस सनातन धर्म में भी यही है, इस्लाम में भी यही है, बार बार डिस्ट्रक्शन होता है, फिर नए नए सिरे से एक बेहतर परिस्थितियाँ उभर के सामने आती हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।